साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 27 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उन चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन। यदि हम लोग पहले पेज को देखें तो यहाँ पर जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में है, जिसमें वीवीपैट से 100% मिलान वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और कहा कि छेड़छाड़ जो है ईवीएम से वो नामुमकिन है और यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए पूरा मामला क्या है इसमें। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में मतों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे हम लोग वीवीपैट कहते हैं, पर्चियों से 100% मिलान कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ईवीएम जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें या इनमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के किसी भी पहलू पर आंख मूंद कर अविश्वास करना अवांछित संशय पैदा कर सकता है। साथ ही कहा कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं पहले भी दायर होती रही है, पर अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान मौजूदा लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सबसे पहले सभी सिंबल, इसके आगे की चीज को हम लोग पेज नंबर 8 पे देखें, एक सेकेंड। सबसे पहले सभी सिंबल लोडिंग यूनिट्स एसएलयू को सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर 1 मई या उसके बाद सील कर दिया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों तक इन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि दूसरे और तीसरे सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के अंदर ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच कर सकती है। सत्यापन के समय सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर वास्तविक लागत या खर्च चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उम्मीदवार इसका भुगतान करेंगे। अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम के परामर्श से माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को प्रमाणित करेंगे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने भी न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा जारी निर्देशों से सहमत जताते हुए एक अलग राय दी। उन्होंने कहा कि सार्थक आलोचना करने की जरूरत है, फिर चाहे वह न्यायपालिका हो या विधायिका। लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास कायम रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि अधिकार का हनन हो सकने के महज संदेह के आधार पर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने और ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान करने की मांग की गई थी। अभी क्या होता है, अभी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान हर सीट पर किन्हीं भी 5 ईवीएम मशीनों के साथ ही किया जाता है। यहां पर एक मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत नोटा के संबंध में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को प्रत्याशी मानने और किसी उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित करने पर रोक लगाने की मांग से संबंधित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो उसका परिणाम क्या होगा। याचिका में कहा गया है कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में उस सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिव खेड़ा की याचिका पर चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में गुजरात के सूरत का भी उदाहरण दिया गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अगर दूसरा कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं करता है या पर्चा वापस ले लेता है तो भी उसे निर्विरोध घोषित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि सूरत में किया गया है, क्योंकि चुनाव के समय ईवीएम में नोटा का भी विकल्प होता है। याचिका में मांग की गई कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर 5 साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही नोटा को भी एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित किए जाने की जरूरत है। जारीकर्ता ने इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने सूरत निर्वाचन क्षेत्र का हालिया उदाहरण दिया, जहां भाजपा उम्मीदवार को बिना किसी चुनाव के विजेता
घोषित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया और अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर केवल एक ही उम्मीदवार है तो भी चुनाव होना चाहिए, ताकि मतदाता नोटा का वोट देने के विकल्प से वंचित ना हो। गौरतलब है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गौरतलब है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल की जनहित याचिका पर वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में नोटा की शुरुआत की गई थी। कब? 2013 में। नोटा मतदाता को सभी उम्मीदवारों को असंतोषजनक मानकर अस्वीकार करने का विकल्प देता है। हालांकि मौजूदा कानून के अनुसार यदि नोटा को अधिकांश वोट मिलते हैं तो कोई कानूनी परिणाम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। तो यहां पर जो आपको याद रखना है, ये वाला पोर्शन याद रखना है कि कब आया नोटा। तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल की जनहित याचिका पर वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा की शुरुआत की गई थी। तो इस चीज को यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और मामले को देख लेते हैं यहां पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने के केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि दिल्ली में पूरा प्रशासन ठप हो गया है और इस मामले की सुनवाई जल्द किए जाने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई जारी है और वह दिल्ली सरकार के अनुरोध पर विचार करेंगे। इससे पहले बीते 9 फरवरी को दिल्ली सरकार ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उसका उल्लेख किया था। ध्यान रखिएगा, जो संविधान पीठ होती है उसमें न्यूनतम 5 जज होते हैं, ठीक है। 5 जजों से नीचे की कोई संविधान पीठ नहीं होती, पीठ होती है परंतु संविधान पीठ नहीं होगी। पिछले साल 27 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार की याचिका में दोनों पक्षों की दलीलों का एक साझा संकलन दाखिल किया जाए। इससे पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी। अध्यादेश के स्थान पर कानून बनने के बाद याचिका में संशोधन करना जरूरी हो गया था। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है। इसके जरिए उपराज्यपाल को सेवा मामलों पर व्यापक नियंत्रण दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया। शीर्ष अदालत ने केंद्र के पिछले साल 19 मई के उस अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसने शहर की निर्वाचित व्यवस्था से सेवाओं पर नियंत्रण छीन लिया था। इस कारण सत्ता के 2 केंद्रों के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया था। केंद्र सरकार के नए कानून में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली सेवा कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के 3 सदस्यों में से एक होंगे। 3 सदस्य होंगे जो यह फैसला करेंगे कि किसका मतलब पदस्थापन करना, स्थानांतरण करना, किसका क्या करना है। तो 3 लोग होंगे, इसमें एक वहां के मुख्यमंत्री होंगे, 2 अन्य नौकर शाह होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग अगले पेज पे आए, एक सेकेंड। तो यहां अगले पेज की जो न्यूज है हमारे लिए, यहां पर आप देखें 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान है, ठीक है। ये किसने कहा है? डेलाइट इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह इसमें मुख्य कारक रहेंगे। निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह इसमें प्रमुख कारक रहेंगे। ध्यान रखिएगा क्यों। डेलाइट ने भारत की आर्थिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि मध्यम आय वर्ग की तेज वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ी है। प्रीमियम लग्जरी उत्पादों व सेवाओं की मांग भी उत्पन्न हुई है।
डेलाइट ने पिछले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 7.6 से 7.8% के बीच कर दिया है। आर्थिक वृद्धि कितना कर दिया है? 7.6 से 7.8% के बीच कर दिया है। जनवरी में कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि के 6.9 से 7.2% की सीमा में रहने का अनुमान लगाया था। डेलायट ने तिमाही के आर्थिक परिदृश्य में कहा कि देश की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 6.6% और उसके अगले वर्ष 6.75% रहने फीसद तक पहुंचने का अनुमान है। बाजार अपने निवेश और उपभोग निर्णयों में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना सीख रहे हैं। ठीक है, बाजार अपने निवेश और उपभोग निर्णयों में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना सीख रहे हैं। डेलाइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2025 में एक समकालिक बदलाव देखने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं, एक सेकंड यहां पर एक न्यूज और है। ये आर्थिक शोध संस्थान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIFP ने भारत की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष कौन सा 2024-25 7.1% रहने का अनुमान जताया है। अभी हमने क्या बात की? डेटाइट ने 6.6 बताया और इन्होंने 7.1 बताया है। NIPFP ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि केंद्र करों में उछाल और राजस्व व्यय में कमी के माध्यम से राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र से महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय हस्तांतरण के कारण राज्यों में पूंजीगत व्यय वृद्धि मजबूत है। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी और फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली ने वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना जताई है। आगे बात करते हैं यहां पर, एक सेकंड आगे यहां पर एक जो अध्ययन है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ में जो है एक शोध दिया गया है, उसी के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में बौनेपन का अधिक खतरा है। देखिए, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार भारत में पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में बौनेपन का अधिक खतरा है। 5 साल से कम उम्र के 1.65 लाख से अधिक बच्चों के डेटा का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि बौनापन उन लोगों में अधिक आम है जो माता पिता की तीसरी या बाद की संतान है। माता पिता की तीसरी या बाद की संतान जो जन्म के समय जिनकी लंबाई कम थी। विश्लेषण के लिए 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये आपका NFHS 4 पांचवा हो चुका है, अभी पांचवा चरण हो चुका है, ये चौथे का डेटा लिया गया है। 4 से डेटा शामिल किया गया था। बौनेपन को परिभाषित करने के लिए WHO मानकों का उपयोग किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि लगातार अधिक ऊंचाई वाले वातावरण में रहने से भूख कम हो सकती है और ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का अवशोषण सीमित हो सकता है। इन शोधकर्ताओं में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल के शोधकर्ता भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अवलोकन अध्ययन में इन कारणों के बीच कोई जुड़ाव नहीं मिला। अध्ययन टीम ने यह भी कहा कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में फसल की कम पैदावार और कठोर जलवायु के कारण खाद्य असुरक्षा अधिक होती है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रमों को लागू करने समेत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों में बौनेपन का कुल प्रसार 36% पाया गया है। 1.5 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में 43% में यह प्रबलता है। 1.5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 27% की तुलना में अधिक थी। जो 1.5 साल से कम के बच्चे हैं इनमें यह खतरा कम है, 1.5 से 5 वर्ष वालों में यह खतरा ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में पाया कि 98% बच्चे समुद्र तल से 1000 मीटर से कम, 1.4% बच्चे समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई के बीच, जबकि 0.2% बच्चे समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते थे। उन्होंने कहा समुद्र तल से 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले बच्चों में समुद्र तल से
1000 मीटर ऊपर रहने वालों की तुलना में बौनापन का खतरा 40% अधिक पाया गया। मतलब पहाड़ी इलाके में रहने पर यह खतरा बढ़ जाता है बौनेपन का। विश्लेषण में यह भी पाया गया कि अपने माता पिता की तीसरी या उसके बाद की संतान 44% बच्चों में बौनापन जो है वो प्रबल था। मतलब तीसरी या चौथी अगर संतान है अपने माँ बाप की, ठीक है। जबकि इससे पहले जन्मे बच्चों में यह आंकड़ा 30% था। मतलब जो बच्चा पहले जन्म लेगा उसके बौनेपन के होने के चांसेस कम होंगे। जो बच्चा बाद में पैदा होगा, तीसरे या चौथे नंबर पैदा होगा, उसके बौनेपन की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जन्म के समय छोटे या बहुत छोटे बच्चों में बौनेपन की दर भी अधिक होती है, लगभग 45% होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले पेज पे देख लेते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर एक न्यूज तो आप ये देखिए, मटाला हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय एवं रूसी कंपनियों को मिली है। इसमें क्या है, ये श्रीलंका की, ये आपका जो हवाई अड्डा है श्रीलंका का है। श्रीलंका के हम्बन टोटा स्थित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी को संयुक्त रूप से दी गई है। सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस हवाई अड्डे का निर्माण 20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया है और एक समय उड़ानों की कमी की वजह से इसे दुनिया का सबसे सुनसान हवाई अड्डा करार दिया गया था। सरकारी प्रवक्ता और मंत्री वांदुला गुणवर्धने ने कहा कि श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी को संभावित पक्षकारों से रुचि पत्र आमंत्रित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 5 प्रस्ताव पास हुए और कैबिनेट द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति ने भारत की सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्ष के लिए एक प्रबंधन अनुबंध देने का निर्णय लिया। गुणवर्धने ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन और हवाई अड्डा सेवा मंत्री की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ठीक है। यहां पर कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। ये एक सेकंड, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा है, जिला अदालतों के रिकॉर्ड रूम की स्थिति गंभीर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालतों के रिकॉर्ड रूम की स्थिति अच्छी नहीं है और रिकॉर्ड को जल्द से जल्द छांटने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के अलावा नियमित आधार पर निगरानी की जानी चाहिए। रिकॉर्ड रूम में मामले के दस्तावेज रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीशों को अपने अपने जिलों में मामले के रिकॉर्ड की छटनी की प्रगति की निगरानी करने और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। रिकॉर्ड की छटनी के संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ को उच्च न्यायालय प्रशासन के वकील ने सूचित किया कि आवश्यक संशोधन पहले किए जा चुके हैं। वकील ने बताया कि प्रत्येक जिला अदालत में छटनी की निगरानी के लिए समितियां गठित की गई हैं और लगभग 52,000 फाइल पहले ही हटा दी गई हैं। जनवरी से मार्च 2024 तक की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार सभी जिला अदालतों से कुल 1,91,512 फाइल की छटाई के लिए पहचान की गई है और अब तक 52,167 दाखिल फाइल को छांट दिया गया है। पीठ ने कहा कि यह अदालत हालांकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि जिला अदालतों के रिकॉर्ड रूम की स्थिति गंभीर है और रिकॉर्ड की छटनी की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने और नियमित आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है। इसने सभी जिला अदालतों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को इस अदालत में त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के बारे में, जिन्होंने ये कहा कि भारत की डिजिटल तकनीक अन्य देशों के लिए प्रेरणा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर, संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के जरिए लोगों को सशक्त बनाने की अपनी यात्रा इस उम्मीद से साझा कर रहा है कि वह अन्य देशों को प्रेरणा देगा, सभी से सीखेगा और अपने खुद की डिजिटल प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगा। उन्होंने सिटीजन स्मैक पर पहले सम्मेलन, कहां पर, यूएन में हो रहा था, सम्मेलन को संबोधित करते हुए समावेशी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने की खातिर डीपीआई अर्थात डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की शक्ति का उपयोग करने में भारत की यात्रा को साझा किया। वैष्णव जो है रेल एवं संचार मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने यह सुनिश्चित करना एक नीतिगत उद्देश्य बना लिया है कि डिजिटल क्रांति का लाभ देश के विविध समाज के हर कोने तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण ने इंडिया स्टैक के विकास को जन्म दिया, जो सभी के लिए सुलभ डिजिटल उपकरणों का एक गुलदस्ता है। क्या? इंडिया स्टैक। इस सार्वजनिक बुनियादी
ढांचे का निर्माण वास्तविक अर्थों में एक टीम प्रयास है। सरकार, निजी क्षेत्र, गैर लाभकारी संगठन और स्वयंसेवक सभी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र में यहाँ भारत के स्थायी मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से आयोजित सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में डीपीआई फिर से देख लीजिए, डीपीआई क्या है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तो डीपीआई, एक सेकेंड, यहां पर डीपीआई की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भारत ने डीपीआई के लिए एक वैश्विक भंडार स्थापित करने की पहल की, जिसमें वर्तमान में 16 देशों के 55 से अधिक डीपीआई हैं। वैष्णव ने कहा कि जैसा कि भारत अपनी यात्रा को साझा कर रहा है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि हम अन्य देशों को प्रेरित करेंगे और हर किसी से सीखेंगे और अपनी डिजिटल प्राथमिकताओं को निर्धारित करेंगे। हमारा मानना है कि अधिक समावेशी और समृद्ध ग्रह बनाने की हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारा लक्ष्य समावेशी विकास है और यह होना भी चाहिए। भारत जो है एक परिवार और भविष्य के लोकाचार में विश्वास करता है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया देशों को ऋण संकट, जलवायु कार्रवाई की चुनौतियों, जलवायु वित्त एवं भोजन, ईंधन एवं उर्वरक संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए देख रही है। हम यूरोप के साथ साथ पश्चिम एशिया में भी संघर्ष देख रहे हैं। ठीक है, यहां आगे बढ़ने से एक चीज और याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2024 की? इसकी थीम थी 2024 में स्वास्थ्य समानता, लिंग और मानवाधिकार। मलेरिया के बारे में बात करें तो ये परजीवी से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, कैसे होता है? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक, इतनी चीज याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पेज पे देखें तो यहाँ पर एक न्यूज जो है आपके लिए साइंस का काफी महत्वपूर्ण है। वो ये खाद्य पदार्थों में द्रवीकृत नाइट्रोजन के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया गया। जैसे आपने टीवीओ में देखा होगा या शॉर्ट यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कि कई जगह पे कह सकते हैं रेस्टोरेंट या और कई जगह पे कुछ जैसे बिस्किट या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ देते हैं, जब आप मुंह में डालते हैं तो आपके मुंह से धुएं टाइप का चीज निकलता है। तो वहां पर द्रवीकृत नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के बारे में चेतावनी है। तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थ जैसे कि बिस्किट, आइसक्रीम, वेफर बिस्किट आदि के साथ द्रवीकृत नाइट्रोजन के सीधे इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य व्यवसाय संचालकों को आगाह किया है और कहा कि भोजन या पेय पदार्थ परोसे जाने से पहले द्रवीकृत नाइट्रोजन जो है पूरी तरह से सुखा दिया जाए। उसने नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाद्य पदार्थ के साथ द्रवीकृत नाइट्रोजन का सीधा इस्तेमाल कर रहे खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देखिए, जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्रवीकृत नाइट्रोजन का डेयरी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर, तो डेयरी आधारित मिष्ठान जैसी उत्पाद श्रेणी में तुरंत जमाने और कलरिंग एजेंट के तौर पर जो है द्रवीकृत नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एजेंट के तौर पर केवल प्रसंस्करण सहायक के रूप में ही इस्तेमाल करने की इसकी अनुमति है। नाइट्रोजन का खाद्य सुरक्षा व मानक नियमन के अनुसार गैस को बंद करने और किसी खाद्य पदार्थ को जमाने के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज इसके बारे में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि खेल परिदृश्य में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें याद करना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।